वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, प्रोग्राम का ये सेगमेंट बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस सेगमेंट में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और उसमें भी आज का जो सेगमेंट होता है इसकी नौइयत इसलिए मुख्तलिफ होती है कि इसमें आपके नफ्सियात से जुड़े जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ जो है वो हमारे स्केजुअल गेस्ट स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं, और पिछले कई अरसे से हम नफ्सियात के हवाले से बहुत सारे मामलात के ऊपर उनसे गुफ्तगू कर चुके हैं और ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो नफ्सियात के मसाइल हैं ये क्यों जन्म लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें इदराक नहीं है कि ये नफ्सियाती बीमारियां हो सकती हैं। और ये भी याद रखिए, हमेशा ये बात दोहराते हैं अपने सेगमेंट के अंदर कि नफ्सियात की बीमारी किसी भी शख्स के साथ हो सकती है और उम्र के किसी भी हिस्से में उसको लाक हो सकती है। और बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई बीमारी हो, कोई मरज़ अगर आपको लाक हो, अगर कोई दर्द है, चोट है, तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर से रुजू करते हैं उमूमन। वैसे तो हम लोग माशाल्लाह सारे खुद ही डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये कि अगर अभी हम कर लेते हैं तो डॉक्टर के पास ही उसका इलाज होता है और वो उसको जानता है कि कैसे उसका इलाज करना है। इसी तरह नफ्सियात का जब मसाइल होते हैं या बीमारियां होती हैं तो उसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं और डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। मगर क्या कीजिए कि जब भी हम डॉक्टर से रुजू करते हैं नफ्सियात के हवाले से तो हमें नफ्सियाती कहा जाता है। और सबसे पहला जो तासुर उभरता है या हमारा ख्याल ये होता है किसी भी शख्स के लिए, अगर वो नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाए तो हम उसको पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये शायद पागल है या पागलपन का शिकार है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वेस्ट में भी पहले यही कुछ होता रहा और अब ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए इस नहज तक पहुँच चुकी है कि अगर कोई भी किसी के साथ कोई नफ्सियाती मामला या मसला हो, चाहे तनाव की सूरत में हो, स्ट्रेस की शक्ल में हो, या और कोई मसला हो, तो फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करते हैं नफ्सियात के। जनाब, डॉक्टर शफीक यासीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर शफीक यासीन साहब को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन कि आपने हमें यहाँ पे वक्त दिया और आप इतनी दूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। Thanks for having me, Yasir and K21. अच्छा, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेदर उधर भी है, और मैं भी कुछ देर पहले भी एक गेस्ट से उनसे भी ये बात कर रहा था कि कितना फ़र्क महसूस होता है। इंसान को खुद सोचने समझने की जो सलाहियत है वो यहाँ पे रहते हुए किस हद तक मुतासर होती है, और जब आप ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो फिर कितना रिलैक्स होते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप सिस्टम को देखते हैं कि जो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा हो, तो फिर यकीनन आपका तनाव या स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर जो कुछ अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं हमेशा जब भी पूछता हूँ आप ट्रैवल करते हैं तो इस दफ़ा कितना फ़र्क नज़र आया, ज़रा पहले उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट यासिर, हमारा प्रोफेशन वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट है। हम्म। हम्म। इमोशनली ड्रेनिंग भी होता है, बिकॉज वी लिसन टू प्रॉब्लम्स एवरी डे। जो है लोगों से सुनते हैं हम्म। स्ट्रेस, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स। तो आफ्टर अ वाइल आप बर्न आउट होना शुरू होते हैं, यू फील हम्म। एग्जॉस्टेड, और फिर आपकी अंदर वो कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम होने लगती है कि you don't want to listen to the problems, you want to take a break yourself to हम्म। recharge। हम्म। और वो टाइम आता है तो फिर एक ब्रेक बनता है। हम्म। फॉर मी आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि बर्न आउट को बहुत सीरियसली लिया जाए हर प्रोफेशन में, हम्म। लेकिन साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को खास तौर पे, क्योंकि इफ दे आर वेल देमसेल्फ और वो मेंटली हेल्दी हैं तो फिर वो दूसरों के लिए भी मुफीद है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो मैं जब भी निकलता हूँ और अगर मौसम अच्छा हो और ऐसे मुल्क में आप हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है या बहुत अच्छा मौसम है, सफाई है, सेफ्टी है। यस। अब जैसे मैं यहाँ पर फोन रख के बैठा हुआ हूँ हम्म। और राइट ऑन द मेन रोड, बिल्कुल फुटपाथ पे। हम्म। तो अब मुझे ये परेशानी नहीं है कि कोई आके मेरा फोन छीन के भाग जाएगा हम्म। या कोई गन पॉइंट पे मुझे स्नैच कर लेगा। हम्म। यू फील कंफर्टेबल। तो ये चीजें जो है ना, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस हम्म। साइकोलॉजिकली। आप आते ही जो है ना रिलैक्स फील करने लगते हैं। एग्जैक्टली। और लोगों के चेहरों पे भी, जो यहाँ के हम्म। लोकल्स हैं, यू कैन फील के यार दे आर रिलैक्स्ड एंड दे आर हम्म। हैप्पियर। वो सिविलाइज्ड है, एक दूसरे का हम्म। ख्याल रखते हैं। ट्रैफिक के कानून होते हुए भी, हम्म। अभी मैं कहीं कोने में खड़ा होता तो गाड़ी रुक जाती है, कहते प्लीज आप हम्म। गुजर जाएं पहले। जी।
जी। कोई सामने से आता है, ये तो हम्म। इस्लाम कहता है कि आप सलाम पहले करें, लेकिन ये इन लोगों में है कि वो हेलो कह के जाएंगे, एग्जैक्टली। जरूर कह के जाएंगे, हम्म। और अच्छा लगता है, मुस्कुराहट दे के जाते हैं, हम्म। अच्छी फीलिंग आती है। ये चीजें जो है हम में कम होती जा रही है हम्म। अनफॉर्चुनेटली, जबकि ये चीजें जरूरी हैं बहुत। हम्म। और यासिर, जी। टू बी ऑनेस्ट, हम्म। मेरा दिल चाहता है, क्योंकि बड़ा अरसा ट्रेनिंग के लिए, हम्म। एजुकेशन के लिए बाहर टाइम गुजारा है, हम्म। मोर देन 25-26 ईयर्स, और फिर आप हम्म। वापस अपने मुल्क आते हैं, और फिर देख के दुख होता है कि अभी हम्म। तक वो चेंजेस नहीं आई हमारे मुल्क में जो आनी चाहिए थी एग्जैक्टली। वक्त के साथ साथ। हम्म। तो वो चीज़ जो है ना, हम विश करते हैं, दुआ करते हैं कि क्या पता अच्छी गवर्नमेंट आए, अच्छे हम्म। लॉज आए, इम्प्लीमेंट हो वो लॉज, और फिर जो है ना वक्त के साथ साथ वो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि लोगों को एक ज़रूरियात जो है, नेसेसिटीज़ जो है, सेफ्टी जो है, वो जो इनका हक है वो यस। उनको मिले। उससे बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका एनवायरनमेंट, आपका एटमॉस्फेयर आपकी सेहत के ऊपर, और ख़ास तौर पे नफ्सियात की जो आपकी सेहत है उसके ऊपर बहुत हद तक असरअंदाज होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। जिस किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, शायद दुनिया में अब कहीं पे एग्जिस्ट करते होंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स, मगर ये कि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। और यही वजह है कि आज भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से हैं, स्ट्रेस के हवाले से। और आप बिल्कुल। यकीन करें कि वो छोटी उम्र के बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक के लोगों के अंदर, सबके अंदर ये चीज़ यकसा जो है वो पाई जाती है। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को कैटर करना कि हम कैसे नॉर्मल रहना है, कैसे नॉर्मली बिहेव करना है। मगर ये कि बिहेवियर का जो एक सेल्फ कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं है डॉक्टर साहब। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इस सेल्फ कंट्रोल तो हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे कितनी भी चैलेंजिंग हालात हों, कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, बट ये तो हमें डेवलप खुद से करनी होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि हमारे पास हमारे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अभी जब हम देखते हैं सड़क के ऊपर, जैसे आपने कहा कि जेस्चर्स जो होते हैं बड़े मैटर करते हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ नज़र आती है, बट हमारी तो पता नहीं एजुकेशन में भी ये चीज़ नहीं है। हमें ये ना सिखाया गया, ना बताया गया कि हमें अब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे हमने एक्ट करना है। और वही चीज़ पे ट्रांसलेट हो जाती है हमारे, आपको पता है, रवैयों के अंदर। और जब हम जाते हैं तो हर शख्स जो है वो शाउट भी कर रहा है, आपको इशारे भी कर रहा है उल्टे सीधे, और न जाने क्या कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये चीज़ कैसे डेवलप करें, ये सेल्फ कंट्रोल कैसे लाएं, बिहेवियर को कैसे अपने ठीक रखें? मैं चाहूँगा, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी नफ्सियात से, इस पे भी गुफ्तगू करें। देखिए, मैं 1995 में पहली दफ़ा आयरलैंड आया था, और हम्म। उससे पहले की भी थोड़ी सी हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से और पास्ट के हवाले से पढ़ी है मैंने, जी। आयरिश और ब्रिटिश की। ये बहुत अरसे से सिविलाइज कौम रही है हम्म। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। हम्म। बात ये है कि हम एजुकेशन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे लेते हैं, वेरी राइट। हम उसको एकेडमिक लेवल्स पे लेते हैं, लेकिन हम्म। जहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजुकेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक तरबियत से हम्म। है, हम्म। कि वो इंसान की पर्सनालिटी को किस तरह से शेप करे। हम्म। और एक बचपन में जब एक बच्चा स्कूल जाता है, हम्म। वो माँ बाप से सीखता है, स्कूल से सीखता है, तो उसकी ग्रेजुअली पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम्म। पहले भी हमने एक प्रोग्राम में जापानीज मॉडल की बात की थी। हम्म। वेस्टर्न मॉडल में भी यही है कि वो लोग ये सिखाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, के वो हम्म। किस तरह से कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दे, हम्म। एक दूसरे को हेल्प करने को इम्पोर्टेंस दे, हम्म। ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस दे, अच्छे मॉरल्स और एथिक्स को इम्पोर्टेंस दे, और पीस को, और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को दे, रेजिलियंस या सब्र या बर्दाश्त को किस तरह से बेहतर बनाए, इमोशनल हम्म। कंट्रोल जो है कितना बेहतर हो, राइट। और इखलाक कितना बेहतर हो। देखिए, ये चीज़ें जब सिखाई जाती हैं और आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम्म। किसी भी माशरे में, तो बहुत से इमोशनल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं। हम्म। इंसान जब प्रॉब्लम में होता है, तो जाहिर है उस आसपास के लोग जो उसको प्यार करने वाले हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर जनरल कम्युनिटी हो, नेबर्स हो, ये यही आप देखते हैं कि शायद आगे बढ़ के कुछ हेल्प करें, उसको मशवरा अच्छा दे, हम्म। थोड़े छोटे लेवल पे ही सपोर्ट करें, लेकिन शायद कुछ अच्छे अल्फाजों से हेल्प करें। लेकिन हम्म। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जंगल का कानून चल रहा है, एग्जैक्टली। माइट इज राइट। हम्म। हम्म। बात यह है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास पावर है, उसको मिस यूज कर रहा है। और
अनफॉर्चुनेटली ये इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं किसी भी कम्युनिटी पे, किसी भी नेशन पे। हम्म। यहाँ पर उल्टा है, जिसके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिसके पास हम्म। ज्यादा पैसा है, हम्म। उसकी पूछगछ भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। और होना भी ये चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो जहाँ पर पावर है, पैसा है, शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, उसको मिसयूज करके आप अपने फायदे के लिए लॉ को भी आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं, हम्म। चेंज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये चीजें जो है ना, आपको पीछे की तरफ ले जाती हैं। इसमें दूसरे लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो देखते हैं कि कानून हर एक के लिए बराबर नहीं है। जी। एक गरीब और एक अमीर के लिए कानून अगर मुख्तलिफ हो तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, और उस फ्रस्ट्रेशन से जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत उसका गहरा ताल्लुक है, वो जी। लिंक करेंगे। बिल्कुल तो ठीक है, आपने सही कहा। बिल्कुल। तो इसके इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लॉ है एंड ऑर्डर है, उसके लिए इक्वल उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि वो क्या फाइनेंशियली कितना डिसएडवांटेज है, या जितना अमीर है, या फिर वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर फैक्टर। हर एक के लिए कानून एक ही होना चाहिए। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब ये होगा तो मैं समझता हूँ लोगों में डर भी होगा थोड़ा सा, और एक तरह से लिमिटेशंस होगी कि हम इस बाउंड्री से आगे जाके किसी को परेशान नहीं कर सकते। और एक दूसरे का ख्याल रखना ना सिर्फ फर्ज हो जाएगा, बल्कि उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से लोग जो है ना डरेंगे। अब मसला ये है कि हम उस लेवल से गुजर चुके हैं यहाँ से। राइट। जो मैं समझता हूँ कि हम अगर ये वेट करते रहे कि हम तरबियत के थ्रू या टीचिंग के थ्रू जो है अपनी नेशन को चेंज कर देंगे, इट माइट नीड another 2 or 3 generations. It's a बिल्कुल। long and slow process. तो आई थिंक अगर अगर यही पाकिस्तानी या हम अगर सिंगापुर में है या किसी वेस्ट में है, तो हम किसी जगह कचरा फेंकते हुए डरेंगे। एग्जैक्टली। और जबकि हमें हमारी तरबियत भी वही है, हमारी पर्सनालिटी भी वही है, हम वही इंसान है, विद इन अ मैटर ऑफ वीक हम चेंज हो जाते हैं। हमें जी। पता है कि अब हम इस मुल्क में आ गए हैं, यहाँ के कानून सख्त हैं, हम ये चीजें वहाँ यहाँ नहीं कर सकते जो अपने मुल्क में हम आराम से कर सकते हैं। एंड वी कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम अपने मुल्क में कर जाते हैं। तो हम्म। ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ इसका ताल्लुक टीचिंग से है और तरबियत से है, इसका ताल्लुक इससे भी है कि आपको पता है कि आप किस तरह से सिस्टम को मिसयूज कर सकते हैं, या कई चीजें ऐसी कर सकते हैं जिसकी कोई पूछगछ नहीं होगी। एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर साहब ये सोचता हूँ कि ये जो इस वक्त ग्रेट डिप्रेशन में दुनिया है और फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, रिसेशन भी आ रहा है, सब कुछ है, बट इसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी अपने आप को एक सेल्फ कंट्रोल भी मौजूद है, कोई एजिटेशन भी नहीं पाई जाती। ये इस चीज़ की प्रैक्टिसेस तो वहाँ पर हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या बता रही है, ये ज़रा बताएं। आप ओवर द ईयर्स जाते रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन आप देखते हैं कि कुछ चीज़ इम्प्रूव होती है। और कोविड के बाद से आई रिमेंबर जब आप गए थे तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। अब क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? लेकिन कल मैं एक लोकल के साथ सफर कर रहा था, और हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी। तो यहाँ पे एक साइकाइट्रिस्ट, मैं समय डबलिन में नहीं हूँ, आई मीन वाटरफोर्ड एरिया। आई तो आई ये एक राइट। छोटा शहर है कंपेयर टू डबलिन। वो मुझे ये बता रहा था कि यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट इतना ओवरलोड हो गया था पिछले कुछ महीनों में कि उसने यहाँ पे जॉब छोड़ के डबलिन मूव हो गया वो। और उसने कहा मैं यहाँ रिसोर्सेज कम है, नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट कम है, नीड ज्यादा है, लोग ज्यादा राइट। परेशान है, उनको दिखाने की जरूरत है। तो एक तरह से मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो कि इतने ज्यादा इमोशनल इश्यूज हैं, इतनी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी है, वहां पर एजुकेशन की कमी है, वहां पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी लोग डरते हैं और जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे इट्स द वे अराउंड। यहाँ लोग दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट कम है, इतने नहीं है जितने होने चाहिए। वैसे तो हम अपने कंपेयर करें पाकिस्तान से तो परसेंटेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, वो छोटी प्रॉब्लम्स पे भी जाते हैं कि वो जाके साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, ताकि वो परेशानी जो है बाद में चल के बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी में ना चेंज हो जाए।
तो यहाँ पे जो अवेयरनेस है, हम्म। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एग्जैक्टली। आई थिंक। और ये अवेयरनेस मेरे सामने देखते ही देखते, क्योंकि मिड 90s से लेके अब 2025 में हम लोग हैं, तकरीबन 30 साल मैंने जो देखा है आइलैंड में चेंज, या मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता रहा हूँ, लोगों में अवेयरनेस और शऊर बहुत बड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो मीडिया का रहा है, रेडियो का रहा है, टेलीविजन का रहा है। और लोगों में ये अवेयरनेस आस्ते आस्ते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस हद तक जो है पेनिट्रेट कर गई है कि लोग समझते हैं कि उनको किस पॉइंट पे जाके हेल्प लेनी है अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। हम समझते हैं कि शायद हम एक तो बहुत लाइट लेते हैं बीमारियों को, ना, बिल्कुल और ठीक ये है सिर्फ आपने। मेंटल हेल्थ के हवाले से नहीं है। अब ये देख लें कि डायबिटीज में हम कहाँ जा रहे हैं, एग्जैक्टली। ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स में हम कहाँ जा रहे हैं। हम्म। इट्स मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो वैसे ही स्ट्रेस्ड होते हैं, और जब मैं चेक करवाता हूँ उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यूजली हर तीसरा पाकिस्तानी डायबिटीज डायबिटिक इलनेस का शिकार है, उसकी एग्जैक्टली। डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। ब्लड प्रेशर इज सो कॉमन। और तो बात ये है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को सीरियसली लेते हैं। यहाँ पर दे बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पहले ही टेस्ट कराते हैं, मेक श्योर करते हैं कि छोटी प्रॉब्लम्स पे ही जाके डॉक्टर को दिखाएं, मशवरा लें, अच्छी नरिशमेंट लें, अच्छा लाइफस्टाइल लें, स्लीप हाइजीन को बेहतर रखें। बहुत तरीके और हैं जिससे इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। तो मेरा ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है यासिर, कि ना सिर्फ ये सिखाया जाए लोगों को कि जब ये बीमारी हो जाए तो आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, बल्कि ये जरूर सिखाने की जरूरत है कि क्या वो तरीके हैं जिससे आप आगे चल के मेंटल हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, पहले तो एजुकेट करने के बाद करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक प्रॉब्लम यह है कि लोगों को शायद इदराक नहीं हो रहा कि नफ्सियात के मसाइल जो हैं, इससे और कितने मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं, और वही हर चीज़ की रेमेडी हमारे पास मौजूद होती है, हम खुद से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम अभी भी नज़र आ रहा है। और फिर जैसे हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये बाय आई मीन पैसिंग ऑफ टाइम ये ठीक जो है वो हो सकती है खुद ब खुद। अच्छा, ये भी एक बड़ा सिलसिला है डॉक्टर साहब कि अभी भी मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि जी वो वक्त गुजरने के साथ मामला ठीक हो जाते हैं, तो शायद ये भी हो जाएगा। और ख़ास तौर पर डिप्रेशन के हवाले से और इस तरह के केसेस के अंदर, कि वाक़तन ये है, कोई ऐसी थ्योरी मौजूद है कि जिसमें ये पता चलता हो कि वक्त गुजरता जाएगा और नफ्सियात की बीमारी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी? ऐसा कोई सिलसिला है? कि अगर कबूतर आंख बंद कर ले और बिल्ली बैठी हो तो उसका वाह, मतलब नहीं है कि बिल्ली कबूतर को नहीं खाएगी। क्या बात। और ये बात फैक्ट है हम्म। यासिर, कि अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो 99.9% चांसेस है कि ये बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएगी। और बाद में ये, शुरू में तो फिर भी इसको डील करना आसान है, और लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर जबकि हॉलीडेज पे हूँ, मैं यहाँ से भी पेशेंट्स देख रहा हूँ टेली साइकेट्री के थ्रू। कल एक मैंने बहुत यंग फीमेल देखी, कराची में गुलशन के एरिया में रहती है वो। हम्म। 4 साल पहले उनके वालिद का इंतकाल हुआ हम्म। और वो डिप्रेशन में गई। ट्रीटमेंट उन्होंने शायद इतना रेगुलरली नहीं कराया जितना उनको कराना चाहिए था, लेकिन द पॉइंट व्हेन शी कॉन्टेक्टेड मी लास्ट इवनिंग, ये कल शाम की बात है, तो वो अपनी कलाई काट के बैठी हुई थी ओह। और खुदकुशी कह रही थी, मैं आज रात को खुदकुशी करना चाहती हूँ, और डॉक्टर साहब अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो करें। तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इतने समुंदर पार एक और मुल्क में बैठा हुआ हूँ, शी नीड टू बी इन अ हॉस्पिटल, इन अ सेफ एनवायरनमेंट, इन अ कंटेन एनवायरनमेंट वेयर शी कैन बी ऑब्जर्व्ड, जहाँ पर उसको सही से इलाज ना सिर्फ दिया जाए बल्कि उसको सेफ रखा जाए। लेकिन वो बार बार रिपीटेडली मुझे यही कहती रही कि मैं दवाई नहीं खाना चाहती, मुझे बातों से आप ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर ले। तो बात ये है ना कि इस पॉइंट पे भी आके, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ, यंग educated girl who's working for an American firm in from Pakistan, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी माशाल्लाह से, she seemed very educated, लेकिन उसके बावजूद उसकी इंसाइट इतनी नहीं थी कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, वो कहती मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैंने कहा जहाँ आप मुझे ये कह रहे हैं कि आज रात को मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो दैट आपकी प्रायोरिटी में काम तो बहुत नीचे आ जाता है, इसलिए कि कल आपको यही नहीं पता कि आप जिंदा होंगे कि नहीं जिंदा होंगे।
तो एग्जैक्टली। हमारी नेशन अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रायोरिटीज को सही से नहीं देख पा रहे, उसको जज सही नहीं कर पा रहे। और ये जो मिस जजमेंट है और लैक ऑफ इंसाइट है, ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब प्रॉब्लम छोटी होती है उसको को डील नहीं करना चाहते, या उसको लाइट लेते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते, और फिर ये प्रॉब्लम बढ़ के बहुत बड़ा, इस हद तक बड़ा हो जाता है कि कई हद तक सुसाइड या होमोसाइड या रिस्क ऑफ एग्रेशन, जैसे कि खुदकुशी करना या फिर दूसरे लोगों पे अटैक कर देना, या फिर अपने प्यार करने वालों को दुश्मन समझ के उनको मार देना, इस तरह की खबरें जो हम खबरों में देखते हैं या पढ़ते हैं सुनते हैं, इनका बहुत गहरा ताल्लुक नफ्सियात की बीमारियों से होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ एक तो ये कल्चर भी नहीं है, दूसरा ये कि ये लेट गो किया जाता है हर चीज़ को, जो हम देख लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, और ख़ास तौर पे नफ्सियात से जुड़े जो मामलात होते हैं, और इवेंचुअली नतीजा इसी पे एंड अप होता है कि वो जो है वो सुसाइड की तरफ चले जाएं। अब यंगस्टर्स के अंदर ये चीज़ आना, ये मुझे परेशान कर रही है। अभी जैसे भी आपने तस्करा किया, जो हमारे पास भी क्वेरीज आ रही हैं वो यंगस्टर्स के हवाले से। और फिर मैं देख रहा था वो जो टेंडेंसी है हमारे एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करने की, वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। अब ये मेडिसिन के ऊपर रिलाय करना, इसको ही इसका अब वे आउट समझना, ये बड़ी परेशान कुन है। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनका यूज़ करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। ये कितना डैमेजिंग हो सकता है, और ख़ुद से अगर ये इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, मगर अब ये कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यंगस्टर्स के हवाले से आ रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कि क्या कितना डैमेजिंग हो सकता है, कि एक शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए तो डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करता है, बट इन अ लॉन्गर रन आपको इसका वे आउट ढूंढना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। यहाँ पे मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि बाहर के मुल्कों में, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, साइकोथेरेपी को बहुत अहमियत दी जाती है। एंड उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि जब अर्ली स्टेजेस में कोई आएगा हेल्प लेने के लिए या सिर, तो वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो कि एक वजह बनती है बड़ी डिप्रेशन की या एंजाइटी की या इवन साइकोसिस की या नशे की तरफ रुझान की। तो होता ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, और मैं एज ए साइकाट्रिस्ट बात कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जब मैं बाहर के मुल्कों में काम करता था और अब मैं पाकिस्तान में करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली जब इस स्टेज पे पेशेंट आते हैं कि वो खुदकुशी करना चाह रहे हैं, या फिर उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है, या अल्कोहल यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो साइकोसिस में चले गए हैं, उनको आवाजें आ रही हैं कानों में, वो पैरानोया का शिकार हो रहे हैं, उनको शक व शुबात और वहम हो रहा है कि लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं, खिलाफ हो गए हैं, तो फिर दवाइयाँ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। या सिर्फ इसलिए कि वो, जैसे अगर डायबिटीज इतनी सीवियर हो गई और आपने शुरू से उसको नहीं मैनेज किया, तो फिर आप इंसुलिन पे जाएंगे या मेडिकेशन पे जाएंगे। तो एक तरीका जो है कि हम अवॉइड कर सके मेडिकेशन को, वो ये है कि हम अर्ली स्टेज पे ही जाके हेल्प लें। और अगर हम नहीं लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मेडिकेशन विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्यूट और ज्यादा डेंजरस लेवल्स पे चले जाते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन, ये जो है बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं मैं नींद नहीं आ रही है, मैं जी। एंजाइटी है, हम ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, हम मायूसी का शिकार हैं। वो पूछते हैं, नेबर से पूछते हैं, अपने फैमिली में पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, किसी भी फार्मेसी में चले आते हैं, वो कहते हैं यार ये दवाई खा लो तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी, तुम कुछ अरसे में डिप्रेशन से निकल आओगे, विदाउट एनी प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन जो है दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते किस मिकदार में वो दवाई ले रहे हैं, कितने अरसे के लिए वो दवाई ले रहे हैं, जी। क्या वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, या एडिक्शन उनको होती जा रही है दवाइयों की, उसकी वजह से उनके कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो लिवर हो, ब्रेन हो, या फिर किडनीज हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि लोगों को ये मेडिकल एडवाइस लेनी मस्ट है, ताकि वो जल्दी ठीक हो, कम अरसे के अंदर ठीक हो। अच्छा, होता है कि जब वो ठीक भी हो जाते हैं, देन दे डिसाइड नॉट टू कम बैक टू द डॉक्टर, कहते हैं यार हमें एग्जैक्टली। आने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है, लेट अस कंटिन्यू द मेडिकेशन। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ से। फिर वो दवाई लेते रहते हैं, कई कई दफा 5 से 10 साल, और कभी कभी लाइफ टाइम। और ये जो है ना, उनको किस तरह से नुकसान करता है, वो उनको उनको कोई अंदाजा नहीं है इसका। तो एग्जैक्टली, मैं ओवरऑल हेल्थ की इसको, इससे। तो ये बड़ा एम्फेसाइज करना जरूरी है यासिर, कि
एक साइकाइट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से प्रॉपर एडवाइस, असेसमेंट इज कंपल्सरी। ये हम्म नहीं कि इट्स एन ऑप्शन, हम्म हम्म ये जरूरी है। यहाँ पे हम ये भी फेल हो रहे हैं बिल्कुल कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर और अकाउंटेबिलिटीज जो है वो नहीं है। कोई कोई पूछने वाला नहीं है कि किस फार्मेसी में कोई लाइसेंस फार्मासिस्ट है कि नहीं है, एग्जैक्टली। क्यों दवाइयाँ डिस्पेंस की जा रही हैं बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के, और जी। वो दवाइयाँ जो कि बहुत खतरनाक है। हम्म तो इसकी पूछताछ होना बहुत लाजमी है, और हम्म इसका जो है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है, उन इदारों पे आती है हम्म जो कि इन जगहों को जहां से ये दवाइयाँ डिस्पेंस की जा रही हैं विदाउट हम्म डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के, उनको रोका जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा। ओवर द काउंटर हर मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है जो शायद दुनिया में कहीं अवेलेबल ना होती हो। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही वजह है कि आप देखें बड़ी तेज़ी से जो है वो लोग इसकी तरफ जाते जा रहे हैं और एडिक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और अब क्योंकि वो लिखा भी होता है उसके ऊपर कि बड़ी हाईली एडिक्टिव हैं और विदाउट जो है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर क्या करें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है। वो हर शोबे में हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ इस मेडिसिन की बात नहीं हो रही, किसी खास पर्टिकुलर मेडिसिन की। अच्छा, नाम लेते हुए इसलिए थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट होता हूँ या थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ क्योंकि अगर वो हम्म, बता दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो लोग जाकर जो है उसको ख़रीदना शुरू कर दें। तो इसलिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर से कंसल्टेशन हो और उसके बाद फैसला हो। अब हो ही रहा है डॉक्टर साहब कि वो लोग पता तो कर रहे हैं, क्वेरीज भी आती हैं कि जी डॉक्टर साहब से कैसे रुजू किया जा सकता है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से हम काफ़ी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि आपके सेंटर के ऊपर जो है वो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, किस तरह ट्रीट किया जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा बाहर जो फैसिलिटेशन सेंटर या रिहैब्स बने हुए हैं उसमें कितनी एडवांसमेंट आई है, कितना उसको अपग्रेड उन्होंने किया है, उसका एक्सपीरियंस अभी तक हुआ, अभी जो रिसेंट टाइम में जो देखने को मिला है वो कुछ शेयर करेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल। देखिए, एडवांसमेंट तो बहुत आई है, हम्म इसलिए कि हर लेवल पे, चाहे वो साइकोथेरेपी का लेवल हो, हम्म मेडिकेशन का लेवल हो, उनको एजुकेट करना, उनके इन्वायरमेंट को चेंज करना, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करना, हम्म उनके लेवल ऑफ मोटिवेशन को इम्प्रूव करना बाय चेंजिंग देयर इनसाइट एंड जजमेंट हम्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड रखना रिहैब में, उनको उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना ताकि हम्म वो फिजिकली भी और मेंटली भी ज़्यादा हेल्दी हों और राइट। डील कर सकें इन प्रॉब्लम्स को जो कि हम्म रिहेबिलिटेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जी। और तो ये सारे लेवल्स पे चेंजेस आई हैं। हम्म अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, हम्म और ऐसे ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत ही गलत तरीके से इलाज दिया जा रहा हम्म है। प्रॉपर क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हम्म साइकाइट्रिस्ट कभी होता है नाम उनका लिखा हुआ, लेकिन वो विजिट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये नहीं हम्म पता। डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है ये नहीं पता है। हम्म अभी कल एक और मुझे कंप्लेन आई है, मेरा एक पेशेंट जो है, जो कि हम मैनेज कर रहे थे पहले, वो हम्म बड़ा असर्टिव होके मैनेज कर रहे थे क्योंकि उसमें इंसाइट नहीं थी, वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहता था, हम्म और उसको उसके अंदर एग्रेशन और सुसाइड दोनों का रिस्क बहुत हाई था। ओह। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं आना चाहता, इसलिए कि मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं। हम्म हम्म जाहिर है वो कुछ नहीं था, क्योंकि दवाइयों के बगैर उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल था, और ना ही वो हम्म साइकोथेरेपी, जबकि उसकी बेटी खुद साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ले रही है अच्छा। एज वी स्पीक। मुझे ये पता चला कि वो जिस हम्म सेंटर में लेके जाने लगे अब उसको, हम्म वहां पे जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, हम्म ही इज नॉट इवन अ एमबीबीएस डॉक्टर, वो ओह। होम्योपैथ डॉक्टर है। ही इज नॉट रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसका साइकेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना उसका साइकेट्री का एक्सपीरियंस है। हम्म और जिस तरह की दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, ही इज नॉट हम्म अलाउड टू प्रिस्क्राइब दोज मेडिकेशन। बात यह है कि शायद इस तरह के केसेस में हमें कंप्लेन करने की जरूरत है मेडिकल काउंसिल को। अच्छा, ये लेकिन डॉक्टर एंड साहब ऑफ द, आपने वेरी यू आर वेरी राइट, और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं फिर हम आगे चलते हैं, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग शोज़ हुए ना अभी रिसेंट टाइम के अंदर, पिछले 10-12 साल के अंदर मैंने देखा, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा लाया गया। वेरी सॉरी, बड़ी तकलीफ दे बात है, मगर यही हुआ कि ऐसे लोगों को लाया गया जो समहाउ डॉक्टर्स भी नहीं थे और ख़ुद को उन्होंने साइकियाट्रिस्ट जो है वो क्लेम किया, साइकोलॉजिस्ट बताकर उन्होंने जो है वो टीवी पर बैठ के बातें की हैं।
और फिर वो तो बन गया, आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग ज़रा जल्दी इसमें आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी जैसे हाईलाइट किया है कि आप उसकी क्वालिफ़िकेशंस को पहले चेक करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेशन वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट्स बनाए हुए हैं और वो ख़ुद को डॉक्टर्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस हवाले से काम कर रहे हैं, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ही नज़र आएंगे। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, मगर ये सुबह से लेकर शाम तक आपको ये नज़र आएंगे मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में, प्रोग्राम्स में। तो ये पहले ज़रूरी है कि अगर आप किसी को भी परस्यू करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, पहले उसकी क्वालिफिकेशंस को चेक करें। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। फिर मैं ऐड ये करना चाहूंगा यासिर कि वो इसलिए ज्यादा फियरलेस है, उनको पता है बेखौफ होके क्या बोल एग्जैक्टली। बोल रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि कोई पूछगछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल अगर कोई पूछने आ भी जाएगा तो दे विल गेट अवे, इजीली वो विद नो टाइम। विद नो टाइम। यहाँ पे ऐसे ऐसे अताई डॉक्टर्स हैं जिनके प्रैक्टिसेस को बंद करवाया गया और फिर विद इन द मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत डिस्करेजिंग है। एक मेरा दोस्त है, जी। वो ही इज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, राइट। और उसने बाहर प्रैक्टिस की और फिर सऊदी अरब में प्रैक्टिस की। ही केम बैक टू पाकिस्तान, उस बेचारे ने एक क्लिनिक खोला। और एक दफा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा क्लिनिक कैसे जा रहा है? और उसने मुझे ये बोला कि look, I charge more than ₹1,000 क्योंकि वो ज़ाहिर qualified endocrinologist है। जी। He deserve to earn this much at least। लेकिन उसी की गली में उसने कहा कि एक और डॉक्टर नहीं, बताई डॉक्टर जो कहते हैं बैठता है, जो 100 रुपए में इलाज कर रहे हैं लोगों का। वहाँ लोगों की लाइनें लगी हुई हैं जी, और वो जनाब ज्यादा पेशेंट्स वहीं जा रहे हैं, उनसे इलाज एग्जैक्टली। करवा रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद द ट्रीटमेंट। तो बात ये है कि यहाँ पर स्टेरॉइड्स देके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देके, इस तरह की दवाइयाँ देके जो कि टेम्पोरेरली बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देती है या थोड़ा सी जनरल वेल बीइंग को बेहतर बना देती है, एट द एक्सपेंस कि आपकी लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ तबाह बर्बाद हो जाती है। लोग ये नहीं समझते हुए ऐसे लोगों के पास जाते हैं। दो रीजंस हैं, एक तो उनको लगता है कि सस्ते में उनका इलाज हो रहा है, जी। दूसरा उनको लगता है कि फायदा फौरन मिल जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये दोनों जो है ना बड़े ही खतरनाक है, इसलिए कि लोगों को लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और और क्या वो ट्रीटमेंट जो उनको मिल रहा है वो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं है। और यहाँ लोगों को यही अंदाजा नहीं कि एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या है। मतलब भी कि वो रिसर्च उस पर हुई है, वो ऑथराइज्ड है बाय FDA है, या फिर वो उन अथॉरिटीज से होके गुजरा है जहां पर उसकी सेफ्टी को पूरी तरह से चेक किया गया है कि ये इंसान के ऑर्गन्स के लिए, उसकी सेहत के लिए मुफीद भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है, राइट। और दूसरा नुकसान कम से कम करेगा। देखिए नुकसान हर दवाई करती है। जी। मुझसे आके पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई का कोई साइड इफेक्ट है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है, आप पैरासीटामोल खा लें उसका भी साइड इफेक्ट होगा। जी। ऐसी कोई दवाई दुनिया में इजाद नहीं हुई जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ना हो। अगर कोई डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि ये मैं दवाई दे रहा हूँ उसका जीरो साइड इफेक्ट है, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा। यहाँ पे लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं अनफॉर्चुनेटली। उनको अगर ये कह दिया जाए कि भाई इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई मसला नहीं होगा, आप ये ले लें, और उनको थोड़ी बेहतरी महसूस होती है, तो वो खुशी खुशी वो रिस्क ले लेते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, थोड़ी सी एजुकेशन ज़रूरी है। और अब तो बहुत आसान हो गया है विद स्क्रीन। अब तो उर्दू में लोग जो है बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते जी। हैं, ऑडियो में मालूमात हासिल कर सकते हैं अच्छी। लेकिन उनको ये देखना है कि ये मालूमात आ कहाँ से रही है, ये उनको बता कौन रहा है, जी। बताने वाला एक्चुअली उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट है कि नहीं है। देखें, आप एंकर हैं, जी। कल आपकी जगह किसी को बिठा दिया जाए जो सब्जी बेचता हो, बातें तो वो भी कर लेगा। अच्छा, ये तजर्बा हम वैसे कर चुके हैं, चलिए हाँ, कोई। लेकिन देखें एक अच्छे एंकर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो आप ही ज्यादा जानते होंगे मुझसे ज्यादा, कि ठीक है। उसको कि वो उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, उसके सवालात कैसे पूछने हैं। वो अगर कोई उसके सामने बैठा हुआ है तो अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, या उसको उसको उसकी सलाह करनी है ताकि एग्जैक्टली। लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है
और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाकर देखें, हमारे पास सिलसिला यही है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। अभी बैठ के कुछ देर पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं, सब कुछ हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो रीज़न यही है कि वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, वो कहीं भी नज़र नहीं आएगा, और यही वजह है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसी तरह ये जो हम साइकी के हवाले से बात करते हैं, ह्यूमन साइकी के हवाले से, तो साइकियाट्रिस्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट हो ये रहा है कि जैसे हम अपने हर चीज़ जर्नल फिजिशियन से जो है वो करवाने की कोशिश करते हैं, नतीजा इवेंचुअली यही निकलता है। अच्छा, ब्रेक एक छोटी सी ले लें। एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शफीक यासीन साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और स्काइप के ज़रिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था, वीडियो कॉल के ज़रिए, और उनसे हम बात कर रहे थे नफ्सियात के हवाले से, मसाइल के हवाले से। वक्त मेरे पास कम है और चंद एक और चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हमने कैसे पहले सही इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि किस सेंटर या किस डॉक्टर से हमने रुजू करना है और उसके बाद ट्रीटमेंट को परस्यू करना है। एक और चीज़ जो हम इससे पहले बात कर चुके हैं वो ये कि कंसिस्टेंसी बड़ा ज़रूरी है। अब जैसा भी आपने एक पेशेंट का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया कि वो अगर तैयार नहीं है, तो इवेंचुअली फैमिली भी ये डिसाइड कर लेती है कि हाँ जी, अगर पेशेंट ने कहा ये ठीक नहीं है डॉक्टर, तो हमें किसी और के पास जाना चाहिए, और फिर ये बड़ी जल्दी जल्दी ये फैसले होना शुरू हो जाते हैं। बाकी केसेस के अंदर तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ काम कर जाए, बट यहाँ पर आपके लिए कंसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ कितना मैटर करती है, मैं चाहूँगा ज़रा एक दफ़ा फिर इसके ऊपर बात करें। डेफिनेटली, लेकिन कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां हम्म, पर जो फेलियर के रीजन होते हैं, फैमिली सपोर्ट, या तो पहली बात है कि पेशेंट सपोर्ट नहीं करता उसको, ट्रीटमेंट को, वो चेंज करना चाहता है डॉक्टर्स को, या दवाइयाँ जल्दी जल्दी बदलना चाहता है, वो तो फिर भी मैं समझता हूँ उसकी वजह। राइट। उसकी वजह है उसकी जजमेंट वैसे ही ठीक नहीं है। जब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ सफर कर रहा है, वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है, उसकी जजमेंट डेफिनेटली नॉर्मल इंसान जैसी नहीं होगी। वो गलत फैसले कर सकता है। जी। और लेकिन मैं समझता हूँ कि फैमिली का फर्ज है कि वो तो फैसले सही करें, सपोर्ट करें, पेशेंट को समझाएं और उनको उनको साथ लेके चलें। यहाँ पे लोग सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, रियलिटी को नहीं सुनना चाहते। अगर आप रियलिटी को बताते हैं कि इस मर्ज का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है, या इसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो उस डॉक्टर को प्रेफर करेंगे जो उनको झूठे वादे करेंगे, बोलेंगे अरे आप फिक्र ही नहीं करें, हम 2 हफ्ते में इस पेशेंट को ठीक कर देंगे। जी। तो बात यह है कि वो ये चीज़ें बहुत ही डैमेजिंग होती है पेशेंट की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। ये सिर्फ डॉक्टर्स के साथ नहीं हो रहा, हर प्रोफेशन में हो रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले जब हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था, चाहे जी। वो एंकर्स हो, चाहे वो तजिया निगाह वो हो, पॉलिटिकल अफेयर्स में बात कर रहे हो, हर जगह पर जो है ना, उल्टा चल रहा है कानून। जो एंकर्स हैं वो शायद वो ज्यादा पॉपुलर हैं, जो ज्यादा मजाक कर रहे हैं या गाने गा रहे हैं, या और ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं। तजिया निगार वो ज्यादा अच्छे हैं जो किसी को बोलने नहीं देते और चुप होते नहीं है। तो, राइट। तो हजरत अली का कॉल है कि कोई अहमक हो तो बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, लेकिन जी। मसला है कि आप 3 अहमकों के साथ बैठे हुए खामोशी इख्तियार कर लेंगे और आपको बाहर बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो चाहे आपके पास जितनी ही अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो, आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के साथ भी यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, यासिर, के अच्छा डॉक्टर ठीक बताना चाहता है, जी। वो प्रोस एंड कॉन्स बताएगा, क्या उसके फायदे और नुकसानात क्या है। अगर कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है किसी दवाई से, या कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, तो वो बताना चाहता है कि देखें, ये पेशेंट को साइड इफेक्ट इस दवाई की वजह से हुआ है। सबसे पहले आके गरेबान जो है ना, पेशेंट या उसके रिश्तेदार पकड़ेगा कि आपने दवाई दी क्यों जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हुआ। जी।
अगर डॉक्टर को ये पता होता कि इससे ये साइड इफेक्ट हो जाएगा इस पेशेंट को, तो वो दवाई क्यों लिखता? एग्जैक्टली और exactly. कोई भी दवाई की कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी एक दवाई से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो हम्म सकता है या साइड इफेक्ट हो सकता है। हम्म, तो ये तो जनरल एनेस्थीसिया में भी है कि बिल्कुल। बहुत सी कम केसेस में डेथ हो सकती है। इसका मतलब नहीं है कि हम्म, लोगों ने जनरल एनेस्थीसिया देना छोड़ दिया है। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ बहुत अनरियलिस्टिक है, हम्म, वो रियलिस्टिक बातों को पसंद भी नहीं करती है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल आपने सही कहा कि वो उनको ये सुनना भी नहीं चाहते, ये जो बात आपने कही है। अगर आप उनको ये बात बताएंगे, और फिर ये कि अब इलाज के हवाले से हमारे एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि आप डॉक्टर के पास गए तो 100% ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर काम करे और इसको ठीक करे। अपने एंड से जो करने के काम है वो नहीं करते। वो सिर्फ नफ्सियात के हवाले से नहीं, आप किसी भी उसमें देख लीजिए, शुगर के हवाले से हो, किसी और मसले के ऊपर हो, तो वो अपनी मर्ज़ी से दवा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद अक्सर ये कहा जाता है कि जी दवा का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। तो ये एक बड़ा चक्कर है डॉक्टर साहब, आपके पास भी होता होगा, अपनी मर्ज़ी से दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उनको वो रिज़ल्ट भी वही चाहिए जो जिसकी वो ख्वाहिश लेकर आएँ। ऐसा है आप? ये बहुत कॉमन है, आपने हम्म बिल्कुल सही कहा यासिर। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग भी है हम्म कि आपने दो तरह की दवाइयाँ, तीन तरह की दवाई लिखी है, उनमें से वो हम्म एक पिक कर लेंगे कि भाई हम ये दवाई खा रहे हैं, बाकी हम्म, आपने जो दी है वो नहीं खा रहे। जी अब उनको ये नहीं पता कि बाकी दवाइयाँ किस मकसद के लिए थी। जी। और फिर वो कह रहे हैं कि हमें फायदा भी नहीं हो रहा, हम्म और फिर वो अज्यूम भी कर रहे हैं कि इस दवाई की वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है, या इस दवाई की हम्म वजह से हमें नींद ज्यादा आ रही है, या वो ये हाइपोथेटिकल। और फिर वो आते हम्म नहीं है, अपनी मर्जी से कॉल कर देते हैं कि भाई हम डॉक्टर से बिल्कुल ना खुश हैं कि उसने हमें ऐसी हम्म, दवाई दी थी जिससे कोई मसला हो गया है दवाई के साथ। जी। अब हम एक दवा की दवाई खा रहे हैं, बाकी दो अपनी मर्जी से नहीं खा रहे हैं। हम्म तो ये चीजें जो हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं। हम्म नुकसानदेह इसलिए है कि डॉक्टर जब एक दवाई लिखता है, हम्म, डॉक्टर ने अल्लाह की जगह नहीं ली है। बिल्कुल उसको कोई बिल्कुल। फ्यूचर नहीं पता है, उसके पास हम्म, कोई ऐसा क्रिस्टल की बॉल नहीं है जिससे उसे पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। वो दवाई अच्छी नीयत से लिखता है, ये सोच के लिखता है कि मरीज को फायदा होगा। अल्लाह बिल्कुल। ना करे उसकी वजह से फायदा ना हो, एग्जैक्टली या exactly. कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो जाए जिसके चांसेस हो सकता है 5 से 10% हो, 10 में से शायद एक को या 20 में से किसी एक को अगर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है हम्म दवाई का, जो कि पॉसिबिलिटी है। तो हम्म इसका मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने जानबूझ के उस पेशेंट को अजियत में डालना था और उसने जानबूझ के ये दवाई दी है। जी। उसका एक ही तरीका है, अगर इस तरह का कोई मसला हो, हम्म तो एक तो ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो होते ही सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए हैं या हम्म 7 दिन के लिए, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये मसला रहता है या बड़ा मसला है, तो दवाइयाँ चेंज की जा सकती हैं, जी। और डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि अब कौन सी दवाई चेंज करनी है। इसलिए हम्म अगर इस दवाई से ही मसला हुआ है, तो वो इस तरह की दवाई यूज करे कि चांसेस कम से कम हो कि फिर ये वाला मसला ना हो। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ऐसा ही है, डॉक्टर ने ही डिसाइड करना होता है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही यही है कि डोसेज भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं, और किससे ऑप्ट आउट करना है ये भी खुद फैसला हो जाएगा, कौन सी मेडिसन को क्विट करना है ये भी फैसला खुद हो जाएगा। तो खुदारा किसी भी हवाले से, सिर्फ नफ्सियात के हवाले से हम बात नहीं कर रहे, कोई भी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको एज इट इज़ लेनी है, और अगर उसमें कोई चेंजेस करनी भी होगी, तो डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड कि वो आपने नहीं लेनी है, उसको कब कब आपने विड्रॉ करना है। अब नफ्सियात के अंदर तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही होता है, अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन को जो है वो क्विट कर देते हैं कि वो 4 में से एक हम नहीं ले रहे क्योंकि हमें सूट नहीं कर रही। तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम फिर बरकरार रहता है। और फिर ये भी होता है, अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो लोग सीधे बड़े हैं ना, कि एक आध डिजिट अगर इधर उधर हो जाता है कॉल मिलाते वक्त भी, तो कहते हैं एक ही डिजिट तो हमने गलत डायल किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो मेडिसिन की बात है। तो मेडिसिन जो है वो ये चल रहा है, तो कितनी डैमेजिंग हो सकती है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेडिसिन या स्टैक में जो चीज़ें वो आप ले रहे हैं शायद वो भी असर ना करें, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल, कभी कभी दवाइयाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एग्जैक्टली। कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती है। उसका हम्म आसान एग्जांपल मैं यही दूंगा, किसी को एक इन्फेक्शन हुई है, सपोज बैक्टीरियल हम्म इन्फेक्शन, और डॉक्टर ने कहा जी इसको एक 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक की जरूरत है। हम्म साथ में वो पैरासिटामोल देता है क्योंकि बुखार उसको 102 103 है, या बहुत शदीद पेन हो रहा है। हम्म अगर पेशेंट ही डिसाइड कर ले घर जाके कि यार मैं एंटीबायोटिक नहीं खा रहा, मैं सिर्फ पैरासिटामोल खा लेता हूँ, बुखार तो उतर गया है मेरा, हम्म और मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा, तो मुझे तो फायदा हो गया। हम्म अंडरलाइंग इन्फेक्शन तो रहेगी उसकी, सिर्फ बुखार ही उतरेगा। हम्म, तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। वही। मसला ये है कि वो सिर्फ अपने फायदे की चीज देखते हुए वो फैसला कर लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान दे रहा है। बेहतर ये होता कि वो एंटीबायोटिक लेते, हम्म, पैरासिटामोल ना लेते, एग्जैक्टली। इन्फेक्शन तो ठीक हो जाती।
बिल्कुल लेकिन ठीक। उनको नजर वो चीज आती है जो फौरन फायदा दे रही है, और वो है पैरासिटामोल। मैं यही चीज डिप्रेशन एंजाइटी में भी है। इस हम्म, तरह की दवाइयां हैं जो आपको आधे घंटे में 2 घंटे में एंजाइटी रिलीफ कर देती है बिल्कुल। जी। और लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्शन हो जाती है उन दवाइयों से। तो हम्म, जो लॉन्ग टर्म में असल मर्ज की जो दवाई है, जो उसको न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस करेक्शन से या सेरोटोनिन लेवल या हम्म, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को ठीक करने से जो बीमारी ठीक होती है, उसको टाइम लगता है। राइट। उसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कभी 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। हम्म, और उसके लिए सब्र की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और एग्जैक्टली। यहाँ पे आके हम फेल हो जाते हैं, ये बिल्कुल समझाने ठीक। में फेल हो जाते हैं शायद, या वो समझने में फेल हो जाते हैं। लेकिन एंड ये में जो प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खैर एग्जैक्टली ये exactly. कि अभी पिछले 3-4 सालों में मुझे नजर आ रहा है चेंज, ये नहीं कि हम्म, मैं बिल्कुल डिसाइडेड हो गया हूँ। कुछ लोग अब समझने लगे हैं, शुक्र है अल्लाह हम्म, का। हम्म, उनमें अब एजुकेशन आ रही है, हम्म, वो डॉक्टर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हम्म, मैं चाह रहा हूँ ये चेंजेस जरा ज्यादा जल्दी आए, जल्दी और आए। लोगों में अच्छे और बुरे का फर्क देखने की तमीज हो, कि एग्जैक्टली। डॉक्टर कौन बेहतर है, कौन एजुकेटेड है, हम्म, कितना तजर्बा है, क्वालिफाइड है भी कि नहीं है, गलत फैसले तो नहीं कर रहा, गलत हम्म। डॉक्टर को तो नहीं हम दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें एक पेशेंट को समझना चाहिए, और राइट। क्योंकि वो अपना फैसला फिर सही कर सकेगा, अपनी फैमिली के लिए सही फैसला कर सकेगा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त भी निकाला, प्रोग्राम में शरीक भी हुए। और यकीनन बिजी स्केजुअल है, और वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आपने ज्वाइन किया, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमेशा से रहती है डॉक्टर शफीक यासीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर होंगे तो स्टूडियो में उनसे फिर और बहुत सारे मामलों पर हमारी गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और जनाब, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।